नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं हमारी खास खबर की ओर। ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव के विषय में जानकारी लेते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर निर्मल वर्मा से खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्प्रेड जो है कोविड से भी ज्यादा है, लेकिन भारत में इस वेरिएंट से किसी की मौत की खबर नहीं आई है। लेकिन वेरिएंट अपने में कब बदलाव करते ये कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर निर्मल वर्मा से नए वेरिएंट को लेकर देखिए खास चर्चा। देश भर में जहां ओमिक्रॉन अपना पैर फैलाता दिखाई दे रहा है, वहां अगर बात करें तो देश भर की बात करें तो भारत में भी जो है ये ओमिक्रॉन अपने सक्रियता बढ़ाते नजर आ रहा है। हमारे साथ आज नीरज वर्मा जी मौजूद है, डॉक्टर नीरज वर्मा जी, जो कि मेडिकल कॉलेज नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट काम करता है और इसका क्या घातक परिणाम हो सकता है। चौथी लहर की भी बात की जा रही है, उसका लेकर में आज हम चर्चा करेंगे। नीरज वर्मा जी, किस तरह से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कैसा वेरिएंट है और इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है? देखिए, ओमिक्रॉन जो है वो जो कोरोना वायरस है उसी का एक रूप है। जो भी नया वायरस आता है समाज में वो अपना रूप समय समय पर बदलता रहता है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि आपने देखा होगा, जो 1.5 साल पहले वेरिएंट आया था, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, डेल्टा में भी कई वैरायटीज़ आई, तो ये अपने आप के स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। और वैसे ही स्ट्रक्चर जो अभी चेंज करके कई कंट्रीज़ में आ गया है, उसको हम बोलते हैं, नाम दिया गया है वैज्ञानिक नाम ओमिक्रॉन। बेसिकली कोई भी वायरस होता है, उसकी 3 खासियत जो होती हैं उन पे ध्यान रहता है सभी लोगों का, कि वो कितने लोगों को कितनी जल्दी संक्रमित कर रहा है, दूसरा उसमें कितने % लोगों को लक्षण आ रहे हैं, और तीसरा ये कि उसको कितना गंभीर अवस्था में मरीज जा पा रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो जा रही है इन्फेक्शन के कारण। तो जो ओमिक्रॉन है उसके साथ जो अभी देखने में आया है विश्व के अन्य देशों में जैसे इन्फेक्शन हुआ है, कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। एक मरीज से दूसरे जो उसके संपर्क में आए लोग हैं उनको संक्रमित करने की दर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी उसके साथ है कि गंभीर अवस्था में बहुत कम मरीज पहुंच रहे हैं और मृत्यु तो ओमिक्रॉन में लगभग ना के बराबर देखी गई है। तो चूँकि डेल्टा वेरिएंट में हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, तो वो इसमें वो वाले गुण जो नहीं है कि ज़्यादा लोगों की डेथ हो, तो उस हिसाब से हम देखें तो एक तरह से ये हमारे लिए अच्छी खबर भी है। और ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए हमको तैयारी भी रखना होगा, ताकि अगर हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़े, बीच में अगर उनका कुछ कैरेक्टर चेंज हो वायरस का, तो हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। और यूजुअली जो वायरस आते हैं नए, उनमें इसी तरह के चेंजेस होते होते धीरे धीरे उसके रोग पैदा करने की क्षमता कम होती जाती है और अंत में वो एक सामान्य इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड जैसा होके और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात करें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि चौथी लहर आ सकती है, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से ना डरे, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि समय समय पे वेरिएंट जो है परिवर्तित होता रहता है। कभी वो घातक भी हो सकता है, कभी वो एकदम नॉर्मल भी पड़ सकता है। क्या देखते हैं? यूजुअली जब समय के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं वो घातक नहीं होते, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होती है। तो उम्मीद तो अभी यही की जा रही है कि ये इसमें घातक जो है तरफ नहीं जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे कोई नहीं कह सकता, इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। और लगातार शासन भी अनुरोध कर रही है और विश्व संगठन भी अनुरोध कर रहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए, तो हम जो है काफ़ी हद तक समाज को बचा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है महामारी का अंत हो सकता है, कोरोना महामारी का। क्या लगता है कि ये महामारी का अंत हो सकता है? देखिए, यदि हम पिछला जो वायरस के से संबंधित बीमारियां हुई, वायरल डिजीज़ हुई हैं, उनका हम इतिहास देखें तो लग ऐसा ही रहा है वैज्ञानिक तौर पे। जैसे मैंने आपको बोला, उन्हें बदलाव होते जाते हैं, धीरे धीरे उसका जो है जो रोग पैदा करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो सीरियस जिसको हम बोलते हैं सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, वो भी कम होती जाती है। तो अभी जो ओमिक्रॉन के जो प्रारंभिक तौर पर जो इस
अध्ययन के हिसाब से आया है उसके हिसाब से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि धीरे धीरे ये अपना रूप जो है वो बहुत आसान करता जाएगा और वो धीरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी सावधानी की ज़रूरत है, तैयारी की ज़रूरत है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार यहाँ सावधानी बरतने की बात करी है, लेकिन भीड़ भाड़ कई जगह दिखाई देती है कि ये सिम्टम जो है एक व्यक्ति से बहुत से लोगों को फैलने की यहाँ पर बात कही जा रही है, तो इससे भी जो है ओमिक्रॉन का जो फैलने की जो संक्रियता वो बढ़ सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे यदि जो अभी तक के हमारे पास जानकारी उसके हिसाब से जो पूर्व में संक्रमण हुए कोरोना के अलग अलग वेरिएंट के, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या उसके पहले का वेरिएंट हो, उससे जो लोगों में फैलने की दर थी वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए सावधानी रखना ज़रूरी है। जबकि अभी हम देखें तो समाज में लोग थोड़े से इस तरफ में कहीं ना कहीं लापरवाही वाला माहौल है। लोग शादी ब्याह में काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो रही है, सावधानी नहीं रख रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें भी बहुत से लोग आ रहे हैं, मास्क नहीं पहना जा रहा है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में देखें आप, चाहे वो मॉल हो चाहे वो मार्केट हो, सब जगह जो है ये गलतियां तो लोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी तरह से बीमारी गई नहीं है, खतरा अभी भी बना हुआ है। तो सिर्फ वैक्सीन लगाने से यदि हम बेफिक्र हो जाते हैं तो कई बार धोखा भी हो सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको कराना चाहिए और साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर बात करें तो जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, नाइट कर्फ्यू की भी बात कही जा रही है, क्या छत्तीसगढ़ में भी इसकी ज़रूरत है? मैं यदि वैज्ञानिक तथ्यों पर जाऊं तो मुझे नहीं लगता जो लोग भी ऐसा कोई स्थिति है, क्योंकि हमारे पास अभी पहली बात तो केसेस भी इतने नहीं हैं कि नाइट कर्फ्यू या ऐसी किया जाए, जहां तक मैं समझता हूं। और दूसरी चीज़ है कि ओमिक्रॉन का जो खतरा की बात कही जा रही है, अभी तक कोई भी हमारे यहाँ एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ ऐसा जो ओमिक्रॉन प्रूफ हुआ हो या ऐसा कोई गंभीर अवस्था हो। तो यदि हम सावधानियां रखते हैं तो मेरे ख्याल से अभी इतना ही पर्याप्त है। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने स्तर पे ही यदि प्रयास करते हैं तो पर्याप्त है। अगर बात की जाए जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाकी राज्यों में जिस तरह से तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी स्थिति थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही कि 64 लोग जो है पॉजिटिव दिखाई दे रहे, लेकिन केसेस की बात करें तो ओमिक्रॉन के सिर्फ 2-3 ही केसेस हैं, तो उस पर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमको सिर्फ ओमिक्रॉन को अलग से नहीं देखना चाहिए, हमें पूरा कोरोना वायरस या कोविड बीमारी के बारे में प्रिकॉशन लेने की सोचना चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन और ये कब अपना रूप फिर से चेंज कर दे भी कुछ नहीं कह सकते आप। हो सकता है उससे भी और कम खतरनाक स्थिति में पहुंच जाए, ये अलग चीज़ है। तो यदि हम लोक स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो हमको बचाव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम ओमिक्रॉन का अकेला कंसंट्रेट करें। तो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि हमारी तैयारी रखना और लोगों को सावधानी रखना, ये एक मूल मंत्र है यहाँ का। और रही बात केसेस की, देखिए केसेस का वेरिएशन फिक्स नहीं होता है, इसमें कई चीज़ें रोल प्ले करती हैं। जैसे देखेंगे जब भी आपके त्यौहार आते हैं, मेजर त्यौहार आते हैं, उसके बाद लोग इकट्ठे ज़्यादा होते हैं, गैदरिंग होती है, तो जो है संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी किसी भी कारण से गैदरिंग होंगी, संक्रमण के चांसेस बढ़ेंगे, उसके बाद लोगों के कम्युनिटी में केसेस बढ़ेंगे। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहता, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली हम फिगर को फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे पहले आप देखेंगे तो पहले से पिछले 2 महीने से अभी बहुत मामूली से बढ़ना शुरू हुए हैं। तो वही है कि आपके भी शादी ब्याह और त्यौहार ये आना शुरू हो गए हैं, तो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्लस जब भी हम बात करें, ठंड का मौसम आता है तो संक्रमण जो है वो श्वसन रोग संबंधी बीमारियों का बढ़ जाता है। ये हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब कॉमन कफ एंड कोल्ड टाइप के सिम्टम्स होते हैं तो कई लोग उस पर नहीं ध्यान देते हैं और उसका टेस्ट ही नहीं कराते हैं, तो हमको पता नहीं चल पाता। तो एग्जैक्टली कितने कम्युनिटी में केसेस हैं ये कोई नहीं कह सकता। हमको सिर्फ वो पता होता है जो लोग टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो हमारे पास वो नंबर होता है। जैसे ओमिक्रॉन का भी चूंकि माहौल है तो लोग फिर से वापस
थोड़ा सा कॉन्शियस होना शुरू हुए हैं तो फिर से जांच कराना शुरू किए, इसलिए आप केसेस हमको दिख रहे हैं। पर जरूरी नहीं कि वो पहले जो नहीं दिख रहे थे उसमें केसेस नहीं रहे हो। बीच में वायरल आया था तो लोगों ने वायरल समझ के कई लोगों ने टेस्ट ही नहीं कराए, चूंकि घातक नहीं है इसलिए अपने घर पे ही ठीक हो गए। तो निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है केसेस, अभी भी जो है उसको बहुत अधिक ऐसा हम ये नहीं कह सकते वेव आ गई है। जी, अगर बात करें तो 15 से 18 वर्ष की आयु को अब टीकाकरण शुरू होने वाला है और 60 प्लस को तीसरी डोज भी लगने वाली है। किस तरह से देखते हैं, बच्चों में भी संक्रमण कई जगह फैलता भी दिखाई दिया, क्या जब टीकाकरण होगा जो 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको टीकाकरण, क्या इससे जो बचाव हो पाएगा इस टीके से? देखिए, ये टीका 100% गारंटी किसी भी एज के लिए नहीं लेता। आपने दो बातें कही, दो ग्रुप की बात की। एक आपने बताया बोला 60 प्लस के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए 60 प्लस तो पहले भी हमारा प्राइमरी टारगेट रहा है, चाहे वो 60 प्लस हों चाहे वो ऐसे लोग हों जिनको पहले से कई बीमारियां हैं, जो जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, या जिससे प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं जो हमारे प्राइमरी टारगेट में थे, क्योंकि उनको गंभीर अवस्था पहुंचने में बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेती है। तो वो तो हमारे प्राइमरी टारगेट थे। तीसरा बूस्टर डोज आने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता की प्रणाली है वो फिर से रिएक्टिवेट हो जाती है, तो एंटीबॉडीज लेवल बढ़ जाता है। रही बात बच्चों की, बच्चों में संक्रमण पहले नहीं हुआ ऐसा नहीं है, पहले भी संक्रमण हुए थे। बच्चों में बनिस्बत यदि हम दूसरे कंपेयर करें एज ग्रुप के, तो गंभीर अवस्था पहुंचने के चांस कम थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं रहती हैं रोग से लड़ने की। तो अभी चूंकि उनमें बिल्कुल वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज नहीं थी, रेजिस्टेंस नहीं था, सिर्फ उन लोगों में रेजिस्टेंस था जिनको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन जो नॉर्मल इन्फेक्शन होके ठीक हो गया था। अभी ये आने से क्या होगा कि जब हमने एज ग्रुप जो घटाई है, इसके एज में जो बच्चे हैं उनका वैक्सीन लगने से वो तो प्रोटेक्ट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ क्या होता है, एक हर्ड इम्यूनिटी का एक कंसेप्ट होता है जो एक से दूसरे में बीमारी फैलने में बीच में दीवार का काम करता है, तो वो भी एक होगा। तो वो बच्चे तो प्रोटेक्ट होंगे, साथ ही साथ जो वो माध्यम नहीं बन पाएंगे एक से दूसरे में बीमारी फैलने के लिए। अगर बात की जाए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कोरोना का जो ओमिक्रॉन है वो वेरिएंट भी फैल रहा है, उससे आप लोगों को किस तरह से सतर्कता रखने की बात करें? यदि हम मौसम की बात करें तो अभी तक वैज्ञानिक आधार पे मौसम का इफेक्ट का ऐसा कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहीं नहीं मिला, क्योंकि आप देखेंगे तो चाहे वो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हों चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, ये ठंडे प्रदेश में भी फैला है, गर्म प्रदेश में भी फैला है। तो निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि हाँ ये इसके कारण फैलता है, लेकिन ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जरूर रहता है। जब ठंड का मौसम आता है तो ये कई चीज़ों को ओवरलेप करता है, जैसे कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम हमारे यहाँ की कंडीशन में होता ही रहता है हमेशा। तो ठंड के दिनों में रिस्पिरेटरी डिजीज बढ़ जाती हैं, कॉमन कोल्ड बढ़ जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ यदि कोरोना हो गया तो लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्लिनिशियन भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो एक धोखा हो जाता है। अदरवाइज भी इस मौसम में सावधानी रखना चाहिए। कॉमन कफ कोल्ड या दूसरे जो इन्फेक्शियस डिजीज उनसे भी रखना चाहिए, लेकिन यदि सिम्टम आते हैं, किसी को भी बुखार आता है, खांसी है, गला खराब हो रहा है, स्वाद खराब हो रहा है, या ऐसे कोई भी सिम्टम है जो कोरोना के हो सकते हैं, ऐसा महसूस होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको तुरंत जांच करा लें, RT-PCR या रैपिड टेस्ट जो भी अवेलेबल है, ताकि इस तरह की कोई भी संभावना है तो हम उसको बीमारी को पहले पकड़ सकें और उचित इलाज कर सकें। तो आपने देखा कि हमारे साथ नेहरू मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर निर्मल वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन उतना संक्रीय नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो है लोगों तक ना पहुँचे। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे।